नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति। सिंधु निवासी मातृसत्तात्मक थे। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो परिवार था, उस परिवार का मुखिया कौन हुआ करता था? माता हुआ करता था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मातृसत्तात्मक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान देश के पंजाब के मांटगोमरी जिला में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सिंधु निवासी मातृसत्तात्मक थे और वहां पर जो मातृसत्तात्मक होने के कारण वहां की जो स्थिति थी, जो मुखिया थी, वो महिला हुआ करता था। और उस जमाने में महिलाओं को प्रेम पूर्वक आदर किया जाता था दोस्तों। मतलब आज वर्तमान में जिस तरह हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के साथ एकदम प्रेम पूर्वक आदर किया जाना चाहिए, उनका मान सम्मान किया जाना चाहिए, वो मान सम्मान आज से 4000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था दोस्तों। साथ ही साथ प्रत्येक घर का अपना खुद का क्या हुआ करता था? उस समय कुआं हुआ करता था दोस्तों। उन लोगों का खुद का क्या हुआ करता था? कुआं हुआ करता था। क्योंकि उस जमाने का जो यह दोस्तों जो भवन था, वो क्या था? वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। तो उस जमाने में बोर खन करके जमीन के अंदर का जो जल स्रोत है, उससे बाहर निकालने की स्थितियों का कोई प्रामाणिकता नहीं मिला है। प्रामाणिकता ये मिला है दोस्तों कि पानी की व्यवस्था के लिए प्रत्येक घरों में क्या हुआ करता था? कुआं हुआ करता था। और दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्रकला भी छपा हुआ करता था दोस्तों। दोस्तों, ये जो है वो हड़प्पा सभ्यता, इस समय के लोगों को लेखन कला का तो ज्ञान था, परंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो फिर हम कैसे सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं? तो इसका आधार है दोस्तों पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर हम ये सारी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ वहां का जो निवासी था, जो मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, उसमें जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, वहां के अवशेष से हमें ये पता चला है कि वहां के जो व्यक्ति थे उनको 4 वर्गों में बांटा गया था। विद्वान वर्ग, व्यवसायी वर्ग, योद्धा वर्ग और मजदूर वर्ग। इस प्रकार वहां की सामाजिक स्थितियों को कितने वर्गों में बांटा गया था दोस्तों? 4 वर्गों में बांटा गया था। अब आता है दोस्तों वहां का खान पान। तो सिंधु सभ्यता की खान पान क्या था दोस्तों? शाकाहारी था। लेकिन कुछ स्थितियों में अध्ययन के पश्चात ये भी मिलता है दोस्तों, जब वो पशुपालन के रूप में गाय, भैंस और बकरी का भी पालन करते थे, तो कुछ स्थितियों का या कुछ विद्वानों का मानना है कि वो शाकाहारी पूर्ण रूप से नहीं थे, कुछ मांसाहारी भी थे। तो शाकाहारी खान पान में वो लोग क्या क्या खाते थे दोस्तों? गेहूं, जौ, मटर, तिल आदि चीजों का वो लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। साथ ही साथ फल के रूप में वो लोग किसका ग्रहण करते थे दोस्तों? खरबूज है, तरबूज है, खजूर है, नारियल है। इस प्रकार वो लोग भोजन के साथ साथ फल के बारे में भी जानते थे। पशुपालन है दोस्तों, सिंधु निवासी गाय, भैंस, बकरी और भी अन्य सारे जीवों का पालन पोषण किया करते थे। और इन्हीं का उपयोग वो सब किसमें करते थे? अपने जीवन यापन में उपयोग करते थे। इसके बाद है दोस्तों मनोरंजन। तो सिंधु निवासी मनोरंजन भी किया करते थे, अर्थात वो जो निवासी था, उस समय का जो सभ्यता था, वो एकदम हाईटेक था दोस्तों। वो लोग मनोरंजन के रूप में संगीत, नृत्य और खेल भी किया करते थे दोस्तों। वो लोग खेल भी खेला करते थे, विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलते थे। और उस जमाने के सभ्यता में आभूषण का भी आविष्कार हो गया था। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की जो महत्ता है दोस्तों, वो बराबर हुआ करता था। जितना मान सम्मान पुरुष को मिलता था, उतना ही मान सम्मान महिला और बेटियों को भी दिया जाता था। तो पुरुष और स्त्री दोनों अपने अनुसार आभूषण का उपयोग करते थे। आभूषण में जैसे देखिए, स्त्री पुरुष किन किन आभूषणों का उपयोग किया करते थे? कड़ा, कंगन, कुंडल, इन चीजों का वो लोग प्रयोग किया करते थे। साथ ही साथ उस समय की जो महिलाएं थी, वो सौंदर्य प्रसाधन का भी उपयोग
किया करता था। अर्थात जैसे अभी का जो क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, ये सारी चीजें का प्रयोग उस सिंधु सभ्यता की महिलाएं भी किया करती थी। यहाँ पर आभूषण तो दे दिया है दोस्तों, लेकिन आप याद रखिएगा उस समय का जो आभूषण हुआ करता था दोस्तों, वो सोना, चांदी, हीरा, इन चीजों का बना हुआ करता था, लेकिन लोहे का कुछ भी नहीं था दोस्तों, लोहा का नहीं है, क्योंकि सिंधु निवासियों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। सिंधु निवासी कपड़े के रूप में सूती, ऊनी वस्त्रों का उपयोग ढकने के लिए या ओढ़ने के लिए किया करते थे। ज्यादातर हमें मिलता है दोस्तों सूती कपड़ा, क्योंकि सूती कपड़ा के ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 4000 साल पहले की स्थिति को देखा जाए तो वो कपड़ा तो सड़ गल करके खत्म हो गया होगा दोस्तों। तो हमको कैसे पता चला कि वो सूती या ऊनी कपड़े का प्रयोग किया करते थे? तो प्राप्त जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, उन मूर्तियों के आधार पर हमको ये पता चलता है कि वो लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। सिंधु निवासी के लोग कपास उगाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति, अर्थात कपास उत्पादन सबसे पहले किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। इसलिए इनको सिंडोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंडोन भी कहा जाता है। और सिंडोन के कारण इन लोगों को संधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो धार्मिक स्थिति दिया गया है, इसको मैंने इसके पिछले वीडियो में एक एक विस्तृत के साथ बता दिया गया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। आप वहां जाकर के सिंधु सभ्यता की पूरी विशेषताओं को और किन किन जगहों पर किस किस सन में किसके किसके नेतृत्व में किस नदी के किनारे खोदा गया और वहां से किन किन चीजों को प्राप्त किया गया है, वो सारी विशेषताओं के साथ मैंने पूरे डिटेल से उसमें बता दिया है दोस्तों। आइए हम देखते हैं अब धार्मिक स्थिति। सिंधु निवासी धार्मिक जीवन पर विश्वास रखते थे, अर्थात सिंधु निवासी पूजा पाठ और धार्मिक चीजों पर विश्वास किया करते थे। देखिए दोस्तों, ये लोग पूजा किसके किया करते थे? ये लोग पशुपति। पशुपति का मतलब होता है दोस्तों शिव भगवान, शंकर भगवान। तो सिंधु निवासी शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। साथ ही साथ वो लोग कुबड़ वाले सांड की भी पूजा किया करते थे। तो आपको पता है दोस्तों, कुबड़ वाला सांड मतलब मान के चलिए ये क्या होगा? नंदी बैल की तरह होगा। और नंदी बैल के ऊपर कौन बैठता है? शंकर भगवान बैठता है। तो समझ इस तरीके से आप याद करिएगा दोस्तों कि शिव भगवान उसका वाहन और किस पेड़ पर निवास करता है? तो पीपल पर निवास करता है। इस प्रकार हम इन लोगों को प्रकृति पूजक के रूप में भी हम जान सकते हैं। साथ ही ये लोग अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं और वहां पर अंधविश्वास की भी प्रामाणिकता होती है। इसके आधार पर प्रामाणिकता होती है दोस्तों, तो ताबीज के आधार पर वहां पर अंधविश्वास की प्रामाणिकता होती है। और ये लोग सिंधु निवासी थे दोस्तों, मृत्यु हो जाने के बाद किस तरीके से उसको दफनाते थे? तो मृत्यु हो जाने के बाद सिंधु निवासी मनुष्यों को 3 प्रकार से उनका मृतक संस्करण करते थे। मृतक संस्करण के अंतर्गत 3 प्रकार करते थे दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला स्थिति है, उसे क्या करते थे दोस्तों? एक ताबूत बनाते थे और ताबूत में उसे सुला करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। तो जमीन के अंदर केवल लाश को नहीं गाड़ा जाता था, साथ ही साथ उसके संपूर्ण सामग्रियों को भी डाल दिया जाता था, ताकि वो आराम के साथ अंदर में रह सके। खाने पीने, पहनने ओढ़ने एवं प्रसाधन का भी, सौंदर्य प्रसाधन, यदि वो जो पहनता था कड़ा वगैरह, वो सारी चीजों को उसके साथ क्या कर दिया जाता था दोस्तों? ताबूत में दफन कर दिया जाता था। ताबूत की प्रामाणिकता हमको हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ है। ये हुआ दोस्तों पहला। दूसरा स्थितियां ये लोग क्या करते थे दोस्तों? ये लोग क्या करते थे? लाश को खुला छोड़ दिया करते थे। चील कौवा जब उसको खा लेते थे तो जो बचा हुआ अवशेष होता था उसको उठा के लाते थे और मिट्टी के बर्तन के अंदर में रख करके उसको कपड़े से बांध करके जमीन के अंदर में गाड़ दिया करते थे। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है ये लोग क्या किया करते थे? सीधे उसको आग लगा दिया करते थे, जैसे कि वर्तमान में हम लोग करते हैं। इस प्रकार सिंधु निवासी मृतक संस्करण भी किया करते थे दोस्तों।
आइए दोस्तों, अब हम इसकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। सिंधु निवासियों की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो बड़ा ही शानदार और सुव्यवस्थित था। आइए हम उसका एक एक पॉइंट चरण दर चरण देखते हैं कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार था और कितना विस्तृत था। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी की जो मुख्य चीज है, वो लोग कृषि किया करते थे। वो जो कृषि था दोस्तों, वो कैसा था? सिंचित था। अर्थात वो जो खेती था उसमें वो लोग जैसे वर्तमान समय में हम सिंचित करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, नहर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वो लोग सिंचित खेती किया करते थे। साथ ही साथ वो लोग अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए व्यापार किया करते थे। मैंने अभी इसकी सामाजिक स्थिति में बताया है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में जो अवशेष प्राप्त हुआ है उसमें 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है: विद्वान, व्यापार, मजदूर और योद्धा। तो व्यापार भी उसमें एक है दोस्तों। तो व्यापार के अंतर्गत उसके लिए वो लोग क्या करते थे दोस्तों, विदेशों में भी जैसे हम आज के समय में आयात निर्यात करते हैं, वैसे ही उस समय वो लोग बंदरगाह का प्रयोग करते थे। तो व्यापार का कोई ना कोई एक मुख्य केंद्र होता है दोस्तों। तो व्यापार का उनका मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? लोथल। इसके पहले वीडियो में मैंने स्पष्ट बता दिया गया है कि लोथल में ही एक बोदीवाड़ा बंदरगाह है, जहां पर बाजरा का धान मतलब कहना चाहिए चावल और बाजरा का प्रमाणिकता मिला है दोस्तों। तो व्यापार इनका कहना चाहिए, सिंधु निवासियों की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या था दोस्तों? तो व्यापार था। और व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो लोथल था। तो सिंधु निवासियों के समय में कुल कितने बंदरगाह थे? तो 4 बंदरगाह था दोस्तों। रंगपुर, लोथल, सुटकागेडोर और सुतगा बोर है, ऐसे कुछ है उसका नाम। ये 4 प्रकार के उस समय बंदरगाह हुआ करते थे, जिसका मुख्य था तो दोस्तों लोथल बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, मैंने उसके बंदरगाह भी लिख दिया है, रंगपुर, लोथल, सुतकागेडोर, है ना। तो हम जैसे वर्तमान समय में भारत देश, चीन, जापान, अमेरिका या अन्य देशों, रूस या अन्य देशों के साथ जैसे वर्तमान स्थिति में हम वहां से इंपोर्ट भी कराते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कराते हैं, वैसे ही उस समय के लोग क्या किया करते थे दोस्तों, उसका जो समकालीन था, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, एक और था दोस्तों मिस्र, लिख लीजिएगा मिस्र। मिस्र भी क्या था? उसके समकालीन था। तो वो लोग व्यापार करने के लिए अपने जो समकालीन होंगे उसी के साथ ही व्यापार करेंगे दोस्तों। तो कभी कभी प्रश्न उसके समकालीन से भी आ जाता है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो मेसोपोटामिया, वर्तमान में इसको बोला जाता है दोस्तों इराक। वर्तमान समय में इसे क्या बोला जाता है? इराक देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब मिस्र तो आज भी चलता है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग आयात निर्यात किन किन चीजों का किया करते थे? तो देखिए दोस्तों, ये लोग आयात निर्यात किसका किया करते थे? चांदी है, तांबा खेतड़ी है, सोना है। मैंने आपको अभी बताया इसकी सामाजिक स्थिति में कि ये लोग आभूषण के रूप में कंगन या और भी चीज पहना करते थे। वो किसका बना हुआ करता था? सोना और चांदी का बना करता था। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए लोहे का कोई आभूषण नहीं था दोस्तों। तो चांदी ये लोग कहाँ वर्तमान स्थिति में चांदी का जो आयात निर्यात चलता था वो अफगानिस्तान में है। तांबा खेतड़ी का जो करते थे, जो व्यापार करते थे दोस्तों, वो वर्तमान में राजस्थान राज्य में है। और सोना का जहां पर उपयोग करते थे वो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। आइए हम अब अन्य देखते हैं कि मुहर पर प्राप्त जो सेल खड़ी प्राप्त हुआ है। तो कभी कभार ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है दोस्तों कि सेल खड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सेल खड़ी का आकार क्या है? तो उसका आकार कैसा होता था दोस्तों? चौकोर हुआ करता था। और ये भी प्रश्न आ जाता है कि सिंधु निवासी के लोग मटके का प्रयोग करते थे, तो उसमें क्या चीज लगता था? तो दोस्तों वो लोग, सिंधु निवासी के लोग मटके का प्रयोग करते थे, उसमें चित्रकारिता वो लोग जरूर किया करते थे। सिंधु निवासियों को किसका ज्ञान नहीं था? ये अक्सर पूछ दिया जाता है दोस्तों, या अधिकांशतः प्रश्नों में आ ही जाता है। तो सिंधु निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों। लोहे का ज्ञान जो है वैदिक काल में हुआ है दोस्तों। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सिंधु निवासियों को किस चीज का पता नहीं था? तो सिंधु निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब सिंधु सभ्यता के पतन का कारण।
पतन का मतलब होता है दोस्तों उसकी समाप्ति, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उस सभ्यता का समापन कैसे हुआ। तो अलग अलग मतानुसार इसकी अलग अलग कारण है। जैसे देखिए दोस्तों, माइक एवं मार्शल ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को बताया है, अर्थात उस समय में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ये किसके अनुसार है दोस्तों? माइक एवं मार्शल के अनुसार है। इसका एक कारण ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उस समय के लोगों को कृत्रिम जलाशय अर्थात बांध के बारे में पता था, तो हो सकता है बांध में टूट फूट हो गया होगा, या अत्यधिक वर्षा के कारण बहुत तेज बारिश होने के कारण बहुत पानी का बहाव तेज हुआ होगा, और जिसके कारण क्या हुआ होगा, बाढ़ हुआ होगा और उनका पतन हो गया होगा। दूसरा है दोस्तों व्हीलर एवं चाइल्ड। व्हीलर एवं चाइल्ड ने इस सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है दोस्तों? आर्यों का आक्रमण। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, यदि बाढ़ से हुआ रहता तो हड़प्पा सभ्यता में जो चीज प्राप्त हुआ है उसकी कुछ चीजें बह करके दूसरी ओर भी चला जाता, या बहुत दूर में भी मिलता। बाढ़ आएगा तो बहुत सारी चीजों को वो बहा के ले जाता है, तो वही चीज बहुत दूर में भी मिलना चाहिए था। ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन माइक एवं मार्शल ने इसका प्रमुख कारण किसको माना है? बाढ़ को माना है। अब देखिए दोस्तों, व्हीलर एवं चाइल्ड ने आर्यों का आक्रमण माना है। अब देखिए दोस्तों, यदि दो पक्षों में भिड़ाई होगा, ठीक है दोस्तों, दो पक्षों में भिड़ाई हो रहा है, तो दो पक्षों में जब भिड़ाई होगा तो एक तरफ चाहे कितना भी ताकतवर हो और दूसरे तरफ कितना भी लोकल हो, यदि बहुत बड़े क्षेत्र पे लड़ाई होगा तो ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान की जीत तो होगा ही होगा, लेकिन उसके भी कुछ सैनिक तो मारे जाएंगे। साथ ही साथ जो जीतने वाला पक्ष है या आर्य है, उनका भी तो कुछ शेष मिलना चाहिए कि ये आर्यों का वस्तु है। अर्थात मान के चलिए दोस्तों, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, तो रूस के सैनिक यूक्रेन की ओर कूच कर रहे हैं और यूक्रेन के सैनिक रूस की ओर कूच कर रहे हैं। तो जो रूस के सैनिक है जब यूक्रेन की ओर जा रहे हैं तो अपने साथ अपने देश की सभ्यता का जो पहनावट है या वस्तु है, वो सारी चीजें तो वहां ले जा रहा है। तो यूक्रेन के भी रूस में ला रहे हैं, और यदि वहां पर कुछ घटना हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता है, तो वो सारा सामान वहीं पर क्या हो जाएगा? दफन हो जाएगा। तो वो अवशेष तो मिलना चाहिए। तो इसकी पुष्टि इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इसका प्रमुख कारण किसको माना है? आर्यों के आक्रमण को माना है दोस्तों। इस प्रकार हमने दोस्तों सिंधु सभ्यता की संपूर्ण जानकारी जो परीक्षा के आने लायक है उसको दो वीडियो में पूर्ण रूप से कवर कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमको आपके लाइक करने से ही मनोबल मिलता है। सब्सक्राइब आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, और नहीं लगता है तो रहने दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।